हेलो स्टूडेंट्स। हम अब अपना चैप्टर नंबर 13 साउंड डिस्कस कर रहे थे। अब इसका जो है लास्ट पार्ट है, आपने अच्छे से समझना है। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस कई बार एग्ज़ाम में जो है ज़रूर पूछी जाती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, ऑसिलेशन मोशन मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, आगे पीछे होता है, तो वो उसका क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो आगे मेन डेफिनेशन है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं इन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप ये फिगर में देखो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे, एक सेकेंड में होंगे, उसे उसकी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको जो है इसका सिंबल क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, और जिसका सिंबल क्या होता है, HZ। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, उसकी यूनिट जो होती है हर्ट्ज होती है, और उसका सिंबल HZ होता है। अब आप डायग्राम में देखो कि यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, साउंड ऐसे ट्रैवल करती है जैसे कि वेव। ठीक है, जैसे वेव होती है इसी तरीके से साउंड किसी भी मीडियम से ट्रैवल करती है। तो ये जो वेव बन रही है, बीच लाइन से एक वेव ऊपर बन रही है, एक हाफ नीचे बन रही है। तो जो ऊपर वाली वेव के बीच, या फिर हम ले लेते हैं नीचे वाली वेव, तो बीच एक्सिस से इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर तो साउंड में ये दोनों ही चीज़ें बहुत अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होती हैं, फ्रीक्वेंसी भी, एम्पलीट्यूड भी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है। यहाँ पर देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हो लाउडनेस की। एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। एक आपने ऐसे ग्लास ले लिया, किसी भी मेटल का ग्लास ले लिया, और उसके ऊपर आपने जो है स्ट्राइक करना है, टेबल स्पून जो होता है उससे स्ट्राइक करना है। तो पहले तो आपने धीरे से करना है, और फिर आपको हाथ लगा के देखना है वो क्या होगा, धीरे धीरे वाइब्रेट होगा। फिर उसको थोड़ा सा तेज करो, तो आप देखोगे कि आवाज़ क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो उसकी वाइब्रेशन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं। इस तरीके से मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट हो रहा है, अगर ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड ज़्यादा निकल रही है, कम वाइब्रेट हो रहा है तो साउंड जो है कम निकल रही है। आप इसके अंदर कुछ थर्माकोल के बॉल्स भी डालकर देख सकते हैं कि जब ये वाइब्रेट करेगा, जब आप धीरे से मारोगे तो थर्माकोल की जो बॉल है वो धीरे धीरे उछलेगी, और जब आप तेज़ी से मारोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से उछलेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि वाइब्रेशन इसमें क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो आपको पता लग गया है कि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। एम्पलीट्यूड इस पे। ठीक है, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, जो ये हिस्सा है ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये है एम्पलीट्यूड, अगर हम बीच में एक लाइन कर दे तो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मतलब जितना ऊंचा ये जाएगा उस पे उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लाउडनेस की जो यूनिट है ये भी आपको पता होना चाहिए। लाउडनेस जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है डेसिबल से। डेसिबल, DECIBEL, डेसिबल। और उसको हम लिखते कैसे हैं, स्मॉल डी पहले लिखते हैं और कैपिटल B बाद में। तो ये उसका सिंबल हो गया डेसिबल। ठीक है, नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं तब 10 डेसिबल की होती है। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा आवाज़ बढ़ती जाती है उसकी डेसिबल्स भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेसिबल जो है इसकी फिर हो गई हमारी। इस डेसिबल के थ्रू हम किसको एक्सप्रेस करते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इससे आपको लाउडनेस पता लगेगी, जितनी ज़्यादा डेसिबल होगी उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको पता लग गया कि लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। और लाउडनेस को हम किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में, और उसका सिंबल क्या है, स्मॉल d और कैपिटल B।
आपने कभी किसी बेबी की साउंड किसी एडल्ट की साउंड को मतलब आवाज़ को जो है कंपेयर किया है कि बेबी की आवाज़ कितनी सॉफ्ट और नॉर्मल होती है और किसी एडल्ट की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बूझो कुछ बोल रहा है, आई वाउंड वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट माई टीचर, कि मेरी आवाज़ जो है मेरे टीचर की आवाज़ से डिफरेंट क्यों है। तो इसके लिए भी डिपेंड करती है पिच। अब आप क्या होता है पिच ये हम देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी डिटरमाइन को हम बोलते हैं पिच। अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो आप यहाँ फिगर में देखो, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये ड्रम की फ्रीक्वेंसी कैसी है, थोड़ी दूर दूर है ऐसे कुछ, ठीक है। और ये विसल बजा रहा है ये, तो इस विसल की फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, नज़दीक है ना फ्रीक्वेंसी। तो आप देखोगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दूर 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 है, तो इसकी आवाज़ क्या है, भारी है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो इसकी आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। तो इसकी पिच जो है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच क्या है, कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी पिच ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कई बार कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार ये डायग्राम आ जाते हैं एग्जाम में, और इसमें आपको बताना पड़ता है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या किसकी पिच ज़्यादा है या किसकी पिच कम है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया, आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया, पिच के बारे में बता दिया। आपको पता है एक बर्ड जो होती है उसकी हाई पिच होती है। हाई पिच क्यों होती है, अभी मैंने बताया है कि वो बिल्कुल सुरीली आवाज़ में, तीखी आवाज़ में बोलते हैं, तो उनकी जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, बहुत नज़दीक 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 होगी, इसलिए उनकी पिच भी क्या है, ज़्यादा है। अगर हम लॉयन से उसका कंपेयर करें तो लॉयंस की साउंड क्या होती है, थोड़ी भारी सी होती है, तो उसकी पिच क्या होगी, आपको समझ आ गया इसमें, ठीक है। आप कंपेयर करके इस तरीके से पता कर सकते हो। इसी तरीके से आप एवरीडे में बहुत कुछ वॉइस सुन सकते हो, किसी बच्चे की, एडल्ट की, तो उनके बीच में कैसे डिफरेंस होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इस तरीके से मैन और वोमेन में आप देख सकते हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो हमको सभी को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट होता है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये फैक्ट है। द फैक्ट इज द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर 20 वाइब्रेशन से 20 वाइब्रेशन एक सेकेंड में 20 से कम वाइब्रेशन है तो हम उस साउंड को सुन नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसको हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज का साउंड है, 20 हर्ट्ज से कम का साउंड है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता लगेगा कि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी साउंड जो है कैपेसिटी 20 टू 20,000 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 लिख दो, या 20 आप KHZ लिख सकते हो, ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, ऑडिबल रेंज जो होता है, सॉरी, जो ह्यूमन बीइंग की ऑडिबल रेंज होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इस रेंज में ह्यूमन बीइंग को सुनाई देता है सब कुछ क्लियरली। आपने एनिमल की साउंड के बारे में भी आप देखते हो, कई एनिमल्स क्या होते हैं, धीमी सी आवाज़ आती है तब भी उनको पता लग जाता है, जैसे कि डॉग, उनको जो ऑडिबल रेंज होती है उनकी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, उससे भी कम की साउंड को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि ऑडिबल रेंज किसकी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ एंड म्यूज़िक, दोनों में बहुत डिफरेंस है। नॉइज़ कोई शोर करता है, जब बच्चे क्लास में शोर करते हैं तो क्या टीचर बोलते हैं ना कीप क्वाइट, ठीक है, आप क्यों, क्योंकि उनकी शोर जो है वो अच्छी नहीं लगती है, तो वो शोर जो है अच्छा नहीं लगता है।
ठीक है। लेकिन अगर कोई म्यूज़िक बज रहा है, कोई अच्छी तरीके से कोई सितार बज रहा है, कोई पियानो बज रहा है, तो वो क्या हो, कोई सॉन्ग बज रहा है, तो वो क्या होता है, अच्छा लगता है। तो साउंड जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं। कुछ प्लीजेंट होते हैं, कुछ अनप्लीजेंट होते हैं। मतलब जो कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते हैं। जो पसंद आते हैं वो क्या है, हमारे लिए म्यूज़िक है, और जो पसंद नहीं आते वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए नॉइज़ है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वही बहुत तेज़ बजा दिए जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, लाउडनेस आ जाएगी उसमें, और वो हमें पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार आप देखते हो शादी में ये सब जगह पे या फिर कहीं पर भी इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाते हैं, मतलब एक तरीके से अनवांटेड साउंड, जो साउंड हम ज़रूरत नहीं है एनवायरनमेंट में, उसे क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरीके से, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। अगर जो हम नहीं चाहते इस तरीके की साउंड एनवायरनमेंट में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई पटाखे वगैरह जलते हैं, क्रैकर्स, मशीन्स चलती है, स्पीकर्स बड़े बड़े चलते हैं, तो इससे क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशंस होते हैं। अगर टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो ये भी हाई वॉल्यूम में चलते हैं तो क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। कुछ किचन अप्लायंसेस भी होते हैं, ठीक है, कूलर होता है, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर होता है, ये सब क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पेज है हमारा, व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब हमने तो ये देख लिया कि नॉइज़ पोल्यूशन होता कैसे है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। डू यू नो प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन द सराउंड में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको पता है कि आपके आसपास अगर तेज़ अगर आवाज़ आती है, वो बहुत सारी इससे हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कम नींद आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके कारण होती हैं, ये अगर हमारे आसपास कोई ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो तो बहुत सारे जो है हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary of even permanently impairment of hearing। कई बार कई लोग तो अगर कंटिन्यू बहुत देर तक ज़्यादा आवाज़ सुनते रहते हैं तो अपनी सुनने की क्षमता को खो बैठते हैं, और कई तो कुछ दिनों कुछ टाइम के लिए, लेकिन कई हमेशा के लिए उसको खो देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे लिमिट में कर सकते हैं, तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसको, नॉइज़ पोल्यूशन को। आप इसके बारे में खुद सोचो कि हमें कोई भी जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे डिवाइस हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, उनका यूज़ कम करना चाहिए। आप देखोगे कि कई व्हीकल्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में मशीनें हैं, होम अप्लायंसेज हैं, ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन करती है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको कम से कम यूज़ करना चाहिए और इनकी प्रॉपर देखभाल करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा नॉइज़ ना करें। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया ये नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। टीवी वगैरह है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, या कोई स्पीकर माइक वगैरह है, बिल्डिंग में कहीं कोई कटिंग का काम हो रहा है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम धीमी आवाज़ में कर देंगे तो हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। पहले हमने ये पढ़ा कि साउंड क्या होता है, साउंड में हमने म्यूज़िकल भी देखा कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट से निकलता है, फिर ह्यूमन बींग्स में कैसे साउंड निकलता है, साउंड निकलने की वजह क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, फिर साउंड जो है वो तीखी आवाज़ या भारी आवाज़ कैसे होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। और नॉइज़ पोल्यूशन, कौन सी हमें साउंड पसंद आती है, कौन सी नहीं पसंद आती है, इससे क्या पोल्यूशन हो के क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में समझ लिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से चैप्टर पूरा समझ में आ गया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आ गया कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।